लास्ट वीक हमने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, अटेंशन मैकेनिज्म एंड देन बिफोर दैट एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर देखा था, राइट। तो जितनी भी उस टाइम पे कंपनीज थी उन सब में एक रेस चालू हो गई थी, एंड दैट रेस वाज टू बिल्ड मशीन ट्रांसलेशन बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन मॉडल। तो उसके लिए गूगल एंड अदर कंपनी भी काम कर रहे थे, एंड फाइनली गूगल ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर 2017 में रिलीज किया था, राइट। तो हमने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को एकदम डिटेल से देखा, और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करते टाइम आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका हाई लेवल आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है। तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में दो मेन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज एनकोडर, सेकंड पार्ट इज डिकोडर, राइट। तो एनकोडर का क्या काम है? यस, जो आपकी यस जो आपकी हम बोल सकते हैं कि यस सोर्स लैंग्वेज है। सोर्स लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना एंड सोर्स लैंग्वेज को प्रोसेस करना, सिंपल। एंड देन आफ्टर दैट डिकोडर का क्या रोल है? डिकोडर जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उस टारगेट लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, राइट। तो ये इनकोडर एंड डिकोडर का हमने देखा था। एंड देन इनकोडर डिकोडर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सारे कंपोनेंट हमने देखना स्टार्ट किया था वन बाय वन। जैसे एनकोडर में क्या क्या होता है, स्टार्टिंग विथ इनपुट्स, देन input embedding, yes, after that encoding, yes, input embedding, positional encoding, then multi-head, then add and feed forward and add and norm। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद आपको एक क्या मिल रहा है, आउटपुट में क्या मिलेगा? कॉन्टेक्चुअल वेक्टर। यस, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर। एंड कितने कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मिलेंगे? जितने हेड होंगे, जितना इनपुट पास किया है। अगर आपने 10 नंबर ऑफ इनपुट पास किए हैं, जैसे इनपुट में 10 वर्ड्स थे या फिर 10 टोकन्स थे, तो आउटपुट में भी 10 कॉन्टेक्चुअल वेक्टर्स मिलेंगे, राइट। तो ये हमने देखा। देन उसके बाद एनकोडर होने के बाद हम क्या है, डिकोडर पे मूव कर रहे थे। डिकोडर में क्या क्या होता है, व्हाट आर ऑल कंपोनेंट्स? पहले आउटपुट शिफ्टेड राइट, ये शिफ्टेड राइट क्यों है? यस, end of sequence, and end of and start of sequence। यस, तो हम सिंपली एंड ऑफ सीक्वेंस एंड स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस जब स्पेशल टोकन्स ऐड करते हैं तो टोकन्स की जो इंडेक्सिंग है या फिर पोजीशन है मूव हो जाती है टुवर्ड्स राइट बाय वन लेंथ, राइट। इसलिए वो शिफ्टेड राइट है। एंड यहाँ पे इनपुट में आउटपुट क्यों पास कर रहे हैं हम? आउटपुट्स क्यों है ये? व्हाई? आउटपुट ऑफ प्रीवियस टाइम स्टेप। एग्जैक्टली, सो प्रीवियस टाइम स्टेप का आउटपुट यहाँ पे एज ए इनपुट पास करे, इसलिए हमने आउटपुट लिखा है। देन सेम आउटपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, यहाँ पे मास्क मल्टी अटेंशन। तो हमें मल्टी अटेंशन पता है, ये मास्क क्या है? It hides the upcoming training data. Mask the future context. एग्जैक्टली, राइट। सो अगर हमने फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट को मास्क नहीं किया तो मॉडल को पहले से ही पता चल जाएगा फ्यूचर में क्या टोकन होने वाले हैं, आने वाले हैं, राइट। एंड मॉडल का यहाँ पे मेन टास्क क्या था? प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट टोकन। तो ये जो नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करने का टास्क था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए हमने क्या किया था, जो फ्यूचर टोकन से उनको मास्क किया था, ठीक है। देन आफ्टर दैट उसके आगे एक और मल्टी अटेंशन। ये वो कौन से टाइप का मल्टी अटेंशन है? क्रॉस अटेंशन। वाई क्रॉस अटेंशन? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, टू लैंग्वेज प्रोसेस। एग्जैक्टली, क्वेरी फ्रॉम, क्वेरी कहां से आ रही है? डिकोडर से क्वेरी आ रही है। एंड देन की एंड वैल्यू, यस, फ्रॉम एनकोडर। एनकोडर में जो भी आपने इनपुट दिया था वहां से वो मिल रहा था,
की एंड वैल्यूज मिल रहे थे, ठीक है, ये देखा। देन फीड फॉरवर्ड, ऐड अरनाउ एंड लीनियर शॉर्ट मैक्स, इन दोनों का क्या रोल है, शॉर्ट मैक्स एंड लीनियर का? मेन रोल क्या है? आउटपुट जनरेट करने। सो आउटपुट क्या देगा वो? एग्जैक्टली आउटपुट जनरेट कर रहा है, बट आउटपुट में एग्जैक्टली क्या देगा? Probability of each token. यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच टोकन आपको आउटपुट मिल रहा है, एंड देन आउट ऑफ दैट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिस भी टोकन की होगी वो टोकन एज अ नेक्स्ट वर्ड हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये होल थिंग्स हमने देखी थी। तो कोई कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर सकता है क्या? तो ऑल द वे फ्रॉम इनपुट टू जो सोर्स लैंग्वेज का इनपुट है वहां से टारगेट लैंग्वेज कैसे जनरेट हो रही है वहां तक, जस्ट आपको सारे कंपोनेंट्स बताने हैं एंड क्या कर रहे हैं, उन कंपोनेंट का क्या पर्पज है। यस, ओके, लेट्स डिस्कस टुगेदर, ठीक है। फर्स्ट क्या हो रहा है, इनपुट इनकोडर में जो आपका सोर्स लैंग्वेज है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन लिया है, आपको इंग्लिश का वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर ए सेंटेंस दिया गया है, उससे आपको हिंदी का सेंटेंस दैट विल बी हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं ये जनरेट करना था। तो उसके लिए एनकोडर में हमने सोर्स लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश पास किया, वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले आता है इनपुट्स। इनपुट्स में क्या होगा, ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के ऊपर क्या क्या प्रोसेस होती है? टोकनाइजेशन एंड वेक्टराइजेशन। यहाँ पे वेक्टराइजेशन हो रहा है क्या? No. एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोर्स लैंग्वेज का सेंटेंस था उसको हम पहले टोकनाइज करेंगे एंड देन इनपुट आईडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपली इतना ही हो रहा है, क्योंकि वेक्टराइजेशन नेक्स्ट स्टेप में होगा, एंड नेक्स्ट स्टेप इज इनपुट एम्बेडिंग। तो इनपुट एम्बेडिंग में क्या होता है? यस, सो यहाँ पे आपको इनपुट आईडीज मिले, 4 इनपुट आईडी है फॉर 4 टोकन इन इनपुट सेंटेंस। उससे क्या होगा, हर एक इनपुट आईडी के लिए एक वेक्टर बिल्ड हो रहा है, इनपुट आईडीज आर कन्वर्टेड इनटू वेक्टर, एंड ये इनपुट आईडी को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एम्बेडिंग लेयर यूज हुई थी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इनपुट आईडीज का ये W एक वेक्टर है, A एक वेक्टर, L एक वेक्टर, T एक वेक्टर मिला, एंड हमने देखा था ओरिजिनल पेपर में इन वेक्टर का डायमेंशन कितना रखा गया था, 500 एंड, ठीक है। इनपुट एम्बेडिंग देखा, देना पोजिशनल एनकोडिंग, व्हाट इज पोजिशनल एनकोडिंग, व्हाई वी नीड इट, एंड जिस भी प्रॉब्लम के लिए यूज करें वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रहा है। यस, Maintain the sequence. यस, पोजिशनल एनकोडिंग में क्या है? To remember the sequence. एग्जैक्टली राइट, लैंग्वेज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होती है, एंड यहाँ पे कहीं पे भी ऑर्डर या फिर सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा था, फॉर दैट वी यूज्ड पोजिशनल एनकोडिंग। एंड ये पोजिशनल एनकोडिंग किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? इनपुट एम्बेडिंग में पोजीशन वेक्टर ऐड हो रहा है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन का वेक्टर क्रिएट किया था, जैसे फर्स्ट पोजीशन का एक वेक्टर, सेकंड पोजीशन का एक वेक्टर। तो कोई भी वर्ड जिस पोजीशन पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस अगर देखें, फर्स्ट सेंटेंस आपके पास है इंडिया बीट्स न्यूजीलैंड, राइट। तो इस सेंटेंस में इंडिया की पोजीशन 1 है, तो 1 पोजीशन का जो भी वेक्टर है वो हम इंडिया के वेक्टर में ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे पोजीशन का वेक्टर बिल्ड किया था, एंड देन जिस नंबर पे या फिर जिस पोजीशन पे जो वर्ड है उस वर्ड में उसके पोजीशन का वेक्टर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है पोजीशनल एनकोडिंग। देन आफ्टर दैट आपका एक्चुअल जो एनकोडर पार्ट है वो स्टार्ट होगा, एंड उसमें फर्स्ट कंपोनेंट है मल्टी हेड अटेंशन। मल्टी हेड अटेंशन क्या करता है, उसका मेन पर्पस क्या है, एंड वो कैसे वर्क करेगा। यस,
क्या होता है मल्टी हेड अटेंशन में? पहले स्टार्ट विथ अटेंशन। अटेंशन में क्या होता है, मेन पर्पस क्या था अटेंशन इंट्रोड्यूस किया गया है? It help us to understand the context of that sentence by surrounding with the words, and it happens only one time. But in Ex- multi-head attention, we're doing that process again and again. Because sometimes, let's say, in sentence or paragraph, we have a syntax error or grammar things. So that time we can use the multi-head attention to reduce that complexity. एग्जैक्टली राइट। तो हमने देखा था पहले बिफोर अटेंशन जो भी वेक्टर मिलते थे आपको, उन वेक्टर में क्या होता है, फिक्स्ड होते या फिर स्टैटिक एम्बेडिंग कहा था हमने। स्टैटिक एम्बेडिंग मतलब ट्रेनिंग डेटा में जो भी मीनिंग है किसी वर्ड का वो मीनिंग कंटिन्यू रहेगा। बट अटेंशन मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में वर्ड आ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली वेक्टर चेंज हो रहा था, राइट। एंड ये जो अटेंशन मैकेनिज्म कैलकुलेशन की हमने स्टेप्स देखी थी, उन स्टेप से सिर्फ मीनिंग कैलकुलेट नहीं होता, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी चीजें चाहिए जैसे ग्रामर, सिंटैक्स, रेफरेंसेस, मीनिंग, राइट, ये सारी चीजें कैप्चर हो जाएगी। तो एक सिंगल टाइम अगर हम अटेंशन कैलकुलेट करते हैं तो ये लैंग्वेज की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए टू कैप्चर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज वी आर यूजिंग मल्टी हेड अटेंशन। मल्टी हेड अटेंशन मतलब क्या हो रहा है, जो अटेंशन की स्टेप्स है सेम स्टेप हम सेम इनपुट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, सो दैट एवरी हेड विल कैप्चर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल है, इनपुट सेम है, प्रोसेस सेम है, बट एवरी टाइम वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैप्चर कर रहा है? Weights are different. Help of key value and query vector. एग्जैक्टली जो ये WQ, WK, WV है ये डिफरेंट होंगे फॉर ईच हेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जो भी कॉन्टेक्चुअल वर्ड नहीं बोल सकते हैं बट अटेंशन कैलकुलेट करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन उस वेक्टर की मिल जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एड एंड नॉर्म। एड एंड नॉर्म में दो चीजें हो रही है एक साथ, कौन सी? पहले एड मतलब क्या एंड नॉर्म मतलब क्या? Add means residual connection. Now Yes. layer normalization. यस, रेसिडुअल कनेक्शन एंड लेयर नॉर्मलाइजेशन। तो रेसिडुअल कनेक्शन में क्या हो रहा है एंड नॉर्मलाइजेशन में क्या हो रहा है, एंड कौन सी टाइप का है ये? यस, रेसिडुअल कनेक्शन में क्या होता है? प्रीवियस जो वेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली हम अपकमिंग वेक्टर में ऐड कर देते हैं। एग्जैक्टली राइट। तो जो आपका प्रीवियस कंपोनेंट, जैसे ये जो कंपोनेंट है प्रीवियसली मल्टी हेड अटेंशन था, तो मल्टी हेड अटेंशन के लिए इनपुट हमने क्या दिया था, दिस वन, जो आपका वर्ड वेक्टर प्लस उसमें पोजिशनल एनकोडिंग ऐड किया था, इट वाज योर इनपुट। एंड देन उससे आउटपुट क्या मिला था इससे, ये V1, V2, V3, V4। तो क्या करेंगे हम, इस कंपोनेंट के आउटपुट में इस कंपोनेंट को जो इनपुट मिला था दैट विल बी दिस इनपुट, इसको हम सिंपली ऐड कर रहे हैं। तो ये ऐड करने का रीजन क्या है एंड उससे क्या बेनिफिट होगा? यस, Prevents loss of information. ओके, ओरिजिनल नॉलेज प्रिजर्व कर रहा है ऐसे बोल सकते हैं। देन वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम यहाँ पे रिड्यूस करता है, ठीक है। रेसिडुअल कनेक्शन, तो ये समझ में आ रहा है रेसिडुअल कनेक्शन। देन आपने देखा था लेयर नॉर्मलाइजेशन। लेयर नॉर्मलाइजेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है एंड वो कैसे करेंगे हम? यस, फर्स्ट व्हाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन? बेसिकली हम देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर जो वेक्टर है अगर वो बायस नेचर ना हो जाए, मतलब अगर किसी में हाई वैल्यू है तो उसको नॉर्मलाइज करना जरूरी है बायसनेस को कम करने के लिए।
एग्जैक्टली राइट. We need to convert all the parameters in one scale, so that's why we need the normalization. एग्जैक्टली राइट. हमने डीप एएनएन ट्रेन करते टाइम देखा था, जो इनपुट होता है अगर वो डिफरेंट स्केल में है तो आपका मॉडल लार्ज वैल्यू की तरफ बायस हो सकता है. तो ये इनपुट के लिए तो हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे, बट कंसिडर अगर किसी हिडन लेयर का आउटपुट इस तरीके से डिफरेंट स्केल में आएगा तो वहां पे भी ये चीजें होने के चांसेस है. तो हम क्या करेंगे, हर एक लेयर का आउटपुट नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इसीलिए उसको लेयर नॉर्मलाइजेशन कहा गया था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको नॉर्मलाइज करेंगे. ठीक है, इससे क्या होता है, एक आउटपुट की तरफ बायस नहीं होगा, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट में भी हेल्प करता है, इससे फास्टर ट्रेनिंग होगी. तो हमने ये एड एंड नॉर्म देखा. देन फीड फॉरवर्ड, इससे क्या हो रहा है, एंड फीड फॉरवर्ड मीन्स एग्जैक्टली क्या है. फीड फॉरवर्ड जस्ट न्यूरल नेटवर्क है जो कि प्रीवियस इनपुट को जस्ट प्रोसेस करके और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट. एग्जैक्टली राइट. तो आपने जो भी हम बोल सकते हैं, जो भी आपके पास प्रीवियस लेयर्स है, प्रीवियस लेयर में भी क्या हो रहा है, आपकी सारी चीजें हम कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल ये चांसेस होते हैं कि सारे इंफॉर्मेशन कैप्चर ना हो जाए. सो कुछ जो भी ऐसी नॉन लीनियर इंफॉर्मेशन है जो प्रीवियस लेयर में कैप्चर नहीं हुई है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, जो भी नॉन लीनियर इंफॉर्मेशन है प्रीवियस कंपोनेंट्स में कैप्चर नहीं हुआ, यहाँ पे हो रहा है. एंड यहाँ पे जैसे एक डेंस लेयर है, जैसे आपका एएनएन होता है एक सिंगल हिडन लेयर के साथ, उसका एक्टिवेशन रेलू है. ठीक है, फीड फॉरवर्ड देखा. देन एनकोडर का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर ऑफ ईच टोकन. एग्जैक्टली, तो हमने इनपुट में पास किया था वी आर लर्निंग ट्रांसफॉर्मर, ये 4 टोकन्स, तो हर किसी टोकन का एक आउटपुट मिल गया जिसको हमने V1 V2 V3 V4 कहा था. ठीक है, ऑलरेडी. या फिर आउटपुट है तो O1 निकाल लेते हैं, उसको O1 भी कह सकते हैं, O1 O2 O3 एंड O4, क्योंकि ऊपर हमने मल्टी एड का भी V1 लिखा था, राइट. ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पे इसको O1 से चेंज कर दिया है. ठीक है, तो आउटपुट ऑफ एनकोडर हमने निकाला. देन डिकोडर, व्हाट इज डिकोडर, इसका मेन रोल क्या है, टारगेट लैंग्वेज को जनरेट करना, राइट. एंड ये जनरेशन के टाइम पे कैसे वर्क करता है, एटो रिग्रेसिवली. एटो रिग्रेसिवली मतलब पहले तो ये 1 टोकन एट ए टाइम जनरेट करेगा. जैसे आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं, तो एज अ ह्यूमन भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता है क्या, कंप्लीट सेंटेंस हम एक बार बोल सकते हैं या एक बार लिख सकते हैं, नो, राइट. तो हम 1 वर्ड एट अ टाइम बोलते हैं या फिर लिखते भी है. तो सेम वे में आपका ये डिकोडर भी क्या कर रहा है, 1 वर्ड या फिर 1 टोकन एट अ टाइम जनरेट कर रहा है. एंड ये कैसे जनरेट करेगा, जैसे यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं, तो हम की जगह पे अगर मैं होता तो यहाँ पे आउटपुट इसमें आगे के जो टोकन है वो चेंज हो सकते थे क्या, मैं ट्रांसफॉर्मर सीख में भी यहाँ पे रहा होता, राइट. है की जगह पे हु होता, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रीवियस टोकन है ऑलवेज, इवन लैंग्वेज में भी इन टोकन की वजह से नेक्स्ट टोकन इंपैक्टेड होंगे, राइट. तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो नेक्स्ट स्टेप का आउटपुट है ये प्रीवियस के आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, इसीलिए उसको एटो रिग्रेसिवली कहा जाता है. ये 1 टोकन एट अ टाइम जनरेट करेगा. पहले ये हम जनरेट करेगा, आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मर करेगा, आफ्टर दैट सीक करेगा. यहाँ पे रहे ही करना चाहिए, रहा किया तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट. बट ये उसके अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 जनरेट करता जाएगा. यहाँ पे हमने देखा था भी टाइम स्टेप वाइज कैसे हो रहा है. तो इनपुट पहले हम एसओएस पास करेंगे, तो ये आउटपुट में हम देगा. देन एसओएस हम ट्रांसफॉर्मर सीक. तो इस तरीके से जितना भी जनरेट किया है वो इनपुट देते जाएंगे. तो उसके आगे का एक वर्ड क्या होगा, सिंपली इतना ही ये प्रिडिक्ट कर रहा है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कर रहा है, 1 वर्ड एट अ टाइम जनरेट करेगा. एंड इसी तरीके से 1 वर्ड एट अ टाइम जनरेट करके कंप्लीट सेंटेंस या फिर जो भी आपका आउटपुट है वो जनरेट करके दे देगा. ठीक है, एंड यहाँ पे टीचर फोर्सिंग अप्लाइड हो रही है. इसका मतलब क्या है, अगर
किसी पर्टिकुलर टाइम स्टेप पे आपके मॉडल का आउटपुट रॉन्ग आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज अ इनपुट वो रॉन्ग पास करने की जगह पे करेक्ट इनपुट पास करते हैं, राइट। एंड ये सिर्फ ट्रेनिंग में होगा। तो टेस्टिंग में टीचर फोर्सिंग की जरूरत है क्या, या पॉसिबल है क्या वहां पे? No. राइट, क्योंकि वहां पे आपको टीचर फोर्सिंग करने के लिए लेबल डेटा भी नहीं है एंड आपको उसकी जरूरत भी नहीं, तो ये सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पे ही होगा। तो ट्रेनिंग में देखा था हमने आउटपुट शिफ्टेड राइट। शिफ्टेड राइट में क्या हो रहा है, इसका मतलब पहले ये हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं, आपका आउटपुट है, तो हमने इनको टोकनाइज किया एंड उसमें स्पेशल टोकन ऐड किए, जैसे एसओएस एंड ईओएस ऐड किया है। तो बिकॉज ऑफ दिस एसओएस एंड ईओएस हम का जो इंडेक्स था मूव हो गया है राइट साइड में, तो इसीलिए इसको शिफ्टेड राइट कहा गया है। देन आउटपुट एम्बेडिंग, तो हर एक टोकन के लिए एक एम्बेडिंग वेक्टर क्रिएट होगा। देन पोजिशनल एनकोडिंग, सेम वे में यहाँ पे भी हर एक पोजीशन का एक वेक्टर रहेगा जो हम आउटपुट एम्बेडिंग में ऐड करेंगे। देन मास्क मल्टी हेड अटेंशन, तो ये भी मल्टी हेड अटेंशन ही है, बट इसको हमने सिंपली मास्क किया है। क्यों मास्क किया है, रीजन क्या है? प्रिवेंट फ्यूचर फ्यूचर टोकन अननेसेसरी ट्रेनिंग। एग्जैक्टली, प्रिवेंट फ्यूचर इंफॉर्मेशन गेटिंग लीक्ड। जैसे यहाँ पे अगर हमने हम का जो वेक्टर है वो बिल्ड करने के लिए एसओएस हम ट्रांसफॉर्मर सीख रहे हैं, सारे वर्ड का यूज करेंगे, तो इसी में आपका मॉडल समझ जाएगा कि हम के बाद ट्रांसफॉर्मर आने वाला है, देन आफ्टर दैट सीक आएगा, देन रहे आएगा, तो कुछ भी न्यू थिंग्स लर्न नहीं करेगा। एंड आपके पास जब आपको टेस्टिंग करना है या फिर इन्फरेंस करना है, उस टाइम पे लेबल डेटा अवेलेबल होगा क्या? यस, नो। तो ट्रेनिंग के टाइम पे हम फ्यूचर का डेटा देख रहे हैं, बट टेस्टिंग के टाइम पे फ्यूचर का डेटा अवेलेबल ना होने की वजह से आपका मॉडल टेस्टिंग में अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो हमने क्या कहा, उसको भी सेम वे में बिल्ड करेंगे जैसे हमने इन्फरेंस के टाइम पे करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर के टोकन को सिंपली मास्क कर देंगे। मास्क मतलब उनका जो भी स्कोर आएगा उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। तो उससे फ्यूचर इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। ये क्लियर है, मास्क मल्टी अटेंशन। Yes. देन अगेन वन मोर मल्टी अटेंशन इज देयर, बट एक क्रॉस अटेंशन। यहाँ पे क्वेरी डिकोडर से आ रही है, मतलब टारगेट लैंग्वेज से, की एंड वैल्यू एनकोडर से आएंगे, मतलब सोर्स लैंग्वेज से। तो ये सारा अटेंशन कैलकुलेट होगा जैसे जो सारी स्टेप्स थी। देन लीनियर एंड सॉफ्टनेस, तो ये क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी देगा ऑफ ईच टोकन इन अ वोकैबुलरी। आपके वोकैबुलरी में अगर 10,000 वर्ड्स है तो 10,000 वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। एंड आउट ऑफ ऑल दोज प्रोबेबिलिटीज हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी योर नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। ऑल राइट, तो ये सब कुछ क्लियर है, इसमें किसी कुछ डाउट? तो यही आपका होल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है। क्लियर है सबको? तो अभी आपको क्या करना है, ये जो आर्किटेक्चर है ये सबको ध्यान में होना चाहिए। अगर आपको कोई भी कभी भी इसके बारे में पूछेगा तो इसको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। जस्ट ये डायग्राम आपके ब्रेन में प्रिंट हो जानी चाहिए। जब भी कोई ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछेगा आपको झट से याद आना चाहिए। एनकोडर डिकोडर, एनकोडर में इनपुट, इनपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, मल्टी अटेंशन, ऐड एंड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, ऐड एंड नॉर्म, ठीक है। डिकोडर में आउटपुट, आउटपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, मास्क मल्टी अटेंशन, ऐड एंड नॉर्म, क्रॉस अटेंशन, ऐड एंड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, ऐड एंड नॉर्म, लीनियर शॉर्टनेस। तो इस तरीके से जब आप एक्सप्लेन करोगे हर एक कंपोनेंट में, हर एक कंपोनेंट का क्या रोल है, वो क्यों वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स, तो आई डोंट थिंक कि आपको इंटरव्यू में कुछ इश्यू आएगा, क्योंकि इंटरव्यू में डेफिनेटली एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो इसके ऊपर होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्या करना है, फोकस करना है एंड अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सर ये जो अभी जितना भी प्रोसेस हुआ ना ये ट्रांसफार्मर का, सो ये टोटली बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा, राइट? एग्जैक्टली। ओके, सो ऐसा पॉसिबल
है क्या कि जैसे कि वो पहला वर्ड हम उसने प्रेडिक्ट किया, मतलब करना चाहिए, ठीक है, हाँ, लेकिन हम के बदले उसने कुछ अलग ही कर दिया, जैसे कि यस, मैं और तुम। राइट, हाँ, तो ये हो सकता, पॉसिबल। हाँ। पॉसिबल है, यस। ओके। ऑल राइट, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो समटाइम्स मॉडल रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर सकता है, राइट। एंड अगर ये रॉन्ग दे रहा है, इसका मतलब मॉडल ठीक से ट्रेन नहीं हुआ है। कोई भी मॉडल रॉन्ग आउटपुट दे सकता है, ठीक है। ऑल राइट, एंड ट्रांसफॉर्मर इज, Sir, what are the limitations of that transformer? यस यस, आगे आगे देखेंगे हम उसके बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। ओके, ये सारी चीजें क्लियर है। ओके देन, एंड वन मोर थिंग, जैसे लास्ट फ्राइडे मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी प्रोजेक्ट के बारे में, तो कंप्लीट किया है आप सबने? यस सर। या तो जस्ट आई एम चेकिंग दैट प्रोजेक्ट शीट। ओके, एंड जस्ट मेक श्योर कि आपका जो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के ऊपर F1 स्कोर आ रहा है, दोनों का डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन 5 to 7%, ठीक है। अगर उससे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो मॉडल ओवरफिट हो रहा है, ठीक है। इवन सम केसेस में 10% भी चल जाएगा, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ग्रुप 6 का क्या हुआ है, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर 99% F1 है एंड टेस्टिंग पे 86% है। इसका मतलब आपका मॉडल ओवरफिट हुआ है। तो आपको ओवरफिटिंग रिड्यूस करने के लिए यू कैन ट्राई विथ रेगुलराइजेशन मेथड्स, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ पे 8 लोगों ने रिजल्ट अपडेट किया है, मे बी ग्रुप 6 में अगर 3-4 लोग होते तो 12-13 लोगों ने किया है। अराउंड 70 का बैच है आपका, राइट। तो एटलीस्ट, एंड उसमें भी स्विच करने वाले 50% भी अगर हमने कंसिडर किया तो 35 to 40 पर्सन क्या है, वो स्विच करने वाले, तो उनको भी ये चीजें करनी है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्या होता है, इवन दो आपने एनएलपी के ऊपर कभी काम नहीं किया है, अगर ये आप सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट करोगे एंड उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं, जैसे जस्ट प्री पैडिंग पोस्ट पैडिंग दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है चेक करोगे, देन डिफरेंट जो आपका नम वर्ड्स है, डिफरेंट वर्ड से एक्यूरेसी कैसे चेंज हो रही है, प्री प्रोसेसिंग मेथड से एक्यूरेसी कैसे चेंज हो रही है, इतना बेसिक चीजें आप अगर आप 1-2-3 दिन भी देखे करोगे तो एटलीस्ट 1 to 2 years जिसने रियल इंडस्ट्री में एनएलपी के ऊपर काम किया है उस लेवल का एक्सपीरियंस आपको एक सिंगल एक प्रोजेक्ट से 1 या 2 दिन में मिलने वाला है, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कभी भी इंडस्ट्री में जाके अगर आपके पास इस टाइप का एक्सपीरियंस होता है, दैट विल शो कि आपने एक्चुअल में काम किया है एंड आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। तो मेक श्योर जिन्होंने भी नहीं किया है, आगे इस वीकेंड तक आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करके लेनी है। ऑल राइट, एंड आगे आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने मॉडल का जो आर्किटेक्चर ऐड किया था, राइट। LSTM, 1 हिडन लेयर, बैच साइज क्या है, इपॉक क्या है, ठीक है। ये भी मतलब आपका जो सारी चीजें, दैट आल्सो यू कैन ऐड इट देयर। ऑल राइट, एंड वन मोर थिंग, जैसे इस वीकेंड मोस्ट ऑफ द मॉक ग्रुप के साथ मैंने कनेक्ट किया था एंड वहां पे हमने डिस्कस किया है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको कितने प्रोजेक्ट लगाने चाहिए एंड कौन से प्रोजेक्ट लगाने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको उस मॉक ग्रुप में भी कहा था, बट स्टिल जिन्होंने मेरे साथ कनेक्ट नहीं किया है एंड आपको स्विच करना है, अगर आप स्विच नहीं करना चाहते, आपका मेन पर्पज स्किल अपग्रेडेशन है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट। बट आपको स्विच करना है तो उसके लिए आप मेरे साथ अगेन मे बी नेक्स्ट वीकेंड में कंटिन्यू कर सकते, कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कितने प्रोजेक्ट लगाने चाहिए एंड आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, राइट, एक्स्ट्रा थिंग्स वगैरह। तो अभी कंसिडर कीजिए आपके पास 1 मंथ है, तो 1 मंथ में हमारा JNI का प्रोजेक्ट हो जाएगा
विथ डिप्लॉयमेंट, वहां पे हम डॉकर देखेंगे, उसको डिप्लॉय करके देखेंगे मॉडल को। तो वो होने के बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट होगा, डिप्लॉयमेंट का नॉलेज होगा, राइट, मतलब एटलीस्ट बेसिक डिप्लॉयमेंट का नॉलेज होगा, तो उतना नॉलेज सफिशिएंट है अप्लाई करने के लिए आज के मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। तो वहां तक आपको पाइथन आना चाहिए, मशीन लर्निंग आना चाहिए, एंड जिनका भी 4+ या फिर 4+ और मोर एक्सपीरियंस है उनको सिस्टम डिजाइन के बेसिक्स आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका पाइथन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पाइथन। अगर आपको लगता है मशीन लर्निंग में कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्टार्ट डिस्कसिंग मशीन लर्निंग, राइट, जो भी आपको लगता है एंड जो क्लास में हो रहा है। अभी अभी तक तो हमने मोस्टली जेएनआई का थियोरेटिकल पार्ट ही चल रहा है, बट इस वीक में एक्चुअल में कोडिंग का पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें हम हगिंग फेस लाइब्रेरीज देखेंगे, आगे जाके लैंग चेन देखेंगे, रैग आर्किटेक्चर, देन अदर कॉम्प्लेक्स थिंग्स बिल्ड करेंगे यूजिंग दिस डिफरेंट लाइब्रेरीज। तो ये आपका एक्चुअल में यूज होने वाला है इंडस्ट्री में, आपको जॉब लगने के बाद आप यही यूज करने वाले हो। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इंटरव्यू क्रैक करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे आप, बट वहां पे जाके जब आपको एक्चुअल में काम करना होता है वहां पे चैलेंजेस आते हैं, तो आपको वो चैलेंजेस फेस ना करना पड़े एंड जस्ट आप सर्वाइव करने में ही लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप सिर्फ सर्वाइव नहीं, अगर आपको थ्राइव करना है वहां पे जाके तो कोडिंग प्रैक्टिस इज मस्ट है। तो जो भी हम क्लास में लेंगे वो आपको आपके मॉक ग्रुप में कोडिंग की प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है, एंड देन जो भी आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए उन चीजों के ऊपर फोकस करना है। ऑल राइट, ओके, किसी को कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस? ओके, नो प्रॉब्लम, सो विल मूव अहेड। तो हमने देखा था पोजिशनल एनकोडिंग, राइट। पोजिशनल एनकोडिंग को अगेन कोई एक बार फिर से रिपीट करेगा, व्हाट एग्जैक्टली आर पोजिशनल एनकोडिंग एंड क्यों यूज कर रहे हैं हम? बेसिकली जब भी हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं ट्रांसफार्मर के एनकोडर में, तो प्रॉब्लम हमको सीक्वेंस की आती है। सीक्वेंस जो होता है वो जनरली कैप्चर नहीं हो पाता है नॉर्मल स्टैटिक एम्बेडिंग में। तो हम पोजिशनल एन्कोडिंग के लिए पोजिशनल वेक्टर ऐड करते हैं हमारी स्टैटिक एम्बेडिंग में। एग्जैक्टली, तो हमने कहा था लैंग्वेज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देन जितने भी प्रीवियस आर्किटेक्चर जैसे आरएनए एलएसटीएम, वो ऑर्डर का कैसे कंसिडर कर रहे थे? to the time step wise. Exactly, previous architecture like RNN, LSTM क्या कर रहे हैं? Also, it should one step at a time. Exactly, order is maintained by passing input time step wise. ठीक है, तो वन टाइम स्टेप, वन वर्ड या फिर वन टाइम स्टेप एट अ टाइम हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पैरेलली प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर आपको कंसिडर पैरेलली प्रोसेस करना है तो हो पाएगा क्या, मतलब चारों इनपुट एक साथ प्रोसेस करने, ये पॉसिबल है? No, sir. नो, राइट, क्योंकि बिफोर प्रोसेसिंग प्रीवियस इनपुट हम नेक्स्ट इनपुट को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये मेन चैलेंज आएगा, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन नॉट प्रोसेस इनपुट पैरेलली। एंड अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, ठीक है, मतलब कंसिडर बिलियंस ऑफ टोकन है, एंड उतने टोकन्स को अगर आपको प्रोसेस करना है एंड आप सिक्वेंशियली प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस आप लार्ज मॉडल्स को ट्रेन नहीं कर सकते। तो हम क्या चाहते हैं, टाइम स्टेप वाइज प्रोसेस नहीं करना चाहते, हम उसको पैरेलली प्रोसेस करना चाहते हैं। ठीक है,
तो जो आपका अटेंशन मैकेनिज्म है उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग पॉसिबल है क्या? हम एट अ टाइम फर्स्ट वर्ड के लिए भी कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, सेकंड वर्ड के लिए भी कर सकते हैं, थर्ड वर्ड के लिए भी कर सकते हैं, पॉसिबल है? क्योंकि हर किसी के लिए क्वेरी की वेक्टर डिफरेंट रहेंगे, तो ये सारे कैलकुलेशन एक साथ हो सकते हैं क्या? पॉसिबल है अटेंशन में? यस। जैसे फर्स्ट का क्वेरी बाकी सबका की मल्टीप्लीकेशन होगा, सेकंड का क्वेरी बाकी सबका की इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग पॉसिबल है क्या यहाँ पे? Yes. यस, Yes. राइट। तो बिकॉज ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म वहां पे पैरेलल प्रोसेसिंग अगर हो पा रही है तो लार्ज मॉडल भी हम लेस टाइम में ट्रेन कर पाएंगे। बट अगर पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो मेन चैलेंज क्या आ रहा है? ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रही है, राइट। तो हमें पैरेलल प्रोसेसिंग भी करना है एंड ऑर्डर मेंटेन भी करनी है। फॉर दिस पोजिशनल एनकोडिंग यूज किया जाता है, ठीक है। तो मे भी आपको पूछा जा सकता है कि हमारे पास ऑर्डर कंसिडर करने के लिए पोजिशनल एनकोडिंग ही क्यों यूज करें, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जैसे आरएनए एलएसटीएम की तरह टाइम स्टेप में क्यों पास नहीं करे? तो मेन रीजन क्या है? हमें पैरेलली प्रोसेस करना है सो दैट वी कैन ट्रेन लार्ज मॉडल्स, ठीक है। तो पोजिशनल एनकोडिंग में क्या होता है? वी क्रिएट, क्या क्रिएट करें? यूनिक वेक्टर्स फॉर ईच पोजीशन, राइट। हर एक पोजीशन के लिए यूनिक वेक्टर क्रिएट होगा। देन ये जो यूनिक वेक्टर हुआ है एवरी पोजीशन के लिए उसको हम कहां पे ऐड कर रहे हैं? ऐड दिस वेक्टर टू Input embedding. एम्बेडिंग ऑफ टोकन एट दैट पोजीशन। उस पोजीशन पे जैसे फर्स्ट पोजीशन का यूनिक वेक्टर है उसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट पोजीशन पे जो भी टोकन है उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो रहा है। बट ये करने के लिए जो आपका पोजिशनल का वेक्टर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पोजिशनल एनकोडिंग। तो क्या सबसे पहले क्या होना चाहिए? हर एक वेक्टर यूनिक होना चाहिए। कंसिडर फर्स्ट पोजीशन के लिए एंड 10 पोजीशन के लिए हम सेम वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो उससे जो हमारा मेन पर्पज है वो सॉल्व हो पाएगा? हो पाएगा क्या? No. तो वेक्टर क्या है? वेक्टर शुड बी यूनिक फॉर ईच पोजीशन, ठीक है। हर पोजीशन का वेक्टर यूनिक होना चाहिए। देन उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए? Same as that of input embedding. एग्जैक्टली, डायमेंशन ऑफ वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ embedding vector, right? Dimension of embedding vector, ठीक है। एंड देन क्या होना चाहिए? जैसे हमने देखा था ये जो चीजें होती है, जैसे आपका वेक्टर में हर एक जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? वेक्टर में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Features. डायमेंशंस। यस, डायमेंशन, कुछ फीचर्स। जैसे हमने किंग के लिए देखा था, किंग का वेक्टर उसमें रॉयल्टी, वेल्थ, पावर ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर ये जो वैल्यू है पोजिशनल एनकोडिंग की बहुत लार्ज हो गई तो वो फीचर की वैल्यू चेंज होगी एंड उससे मीनिंग चेंज होने के चांसेस होते हैं क्या? यस, यस सर। राइट। कंसिडर किंग का डायमेंशन कुछ है एंड उसमें हमने ए पोजिशनल एनकोडिंग का वेक्टर ऐड कर दिया, उससे किंग का जो ये आ रहा है वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, मतलब उसका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाएगा, करेक्ट।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक श्योर वैल्यू ऑफ पोजिशनल एनकोडिंग encoding vector should be small enough, should be small, मतलब वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए जिससे मीनिंग पे इम्पैक्ट ना पड़े, so that it won't change the meaning of input vector। ठीक है, इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो इनपुट वेक्टर का मीनिंग चेंज ना करे। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टीज क्या है, पोजिशनल एनकोडिंग की क्या जरूरत है, ये ऑल द थिंग्स क्लियर है क्या? ठीक है, तो अभी इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसकी क्या है, मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मेथड्स टू क्रिएट पोजिशनल एनकोडिंग। ठीक है, तो पोजिशनल एनकोडिंग का जो वेक्टर है, राइट, पोजिशनल 1 के लिए वेक्टर, पोजिशनल 2 के लिए वेक्टर, ये वेक्टर क्रिएट करने की मल्टीपल मेथड्स है। सबसे फर्स्ट एंड इजीएस्ट मेथड है लर्निंग पोजिशनल एनकोडिंग, लर्निंग एनकोडिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मतलब जो आपका इनपुट वेक्टर है, इनपुट वेक्टर आपको कैसे मिल रहा था, इनपुट एम्बेडिंग, Embedding layer. एम्बेडिंग लेयर से। तो सेम वे में इस पोजिशनल एनकोडिंग है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक एम्बेडिंग लेयर लगाएंगे एंड वो भी ट्रेनिंग के टाइम पे लर्न कर लेंगे। इट इज वन ऑफ द मेथड। ठीक है, सो ये भी उन्होंने जो अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर है, उनके राइटर ने ट्राई किया था। बट इससे क्या होता है, हमें लर्निंग करने के लिए और कुछ चीजें बढ़ जाएगी, इससे ट्रेनिंग का टाइम बढ़ेगा क्या? यस यस सर, बढ़ेगा। ट्रेनिंग टाइम विल बी मोर, फर्स्ट थिंग ये होगा। एंड सेकंड थिंग होगा, कंसिडर आप कितने पोजीशन के लिए लर्न कर सकते हो। कंसिडर आपने 100 पोजीशन तक का लर्न किया है। ठीक है, सो P100 का आपने लर्न किया, P100 का ये वेक्टर है, बट कोई सीक्वेंस आ गया जिसकी लेंथ 101 है, तो उसके लिए आपके पास वेक्टर अवेलेबल है क्या? आपने तो 100 तक ही लर्न किया है। नो, मतलब अगर आपने जहां तक एनकोडिंग जिस पोजीशन तक लर्न किए है, अगर उससे लॉन्गर सीक्वेंस आता है तो क्या होगा, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आ रहा है? इफ वी गेट सीक्वेंस longer than training length, we cannot process it। ये समझ में आ रहा है सेकंड वाला पॉइंट? अभी आपके पास 100 तक का आपने तो लर्न कर लिया था, बट 101 लेंथ के लिए आपके पास वो इनकोडिंग का वेक्टर ही नहीं है, पोजिशनल इनकोडिंग का, तो उसको कैसे ऐड करेंगे? ऐड नहीं कर सकते, राइट? समझ में आ रहा है? सो इसके ये जो दो मेन चैलेंजेस है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द जगह पे ये सेकंड अप्रोच यूज किया जाता है, दैट इज सिनोसाइडल फंक्शन, या फिर सिनोसाइडल एनकोडिंग भी बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो आपका साइन एंड कॉस है, साइन एंड कॉस क्या है, फंक्शंस है। मतलब आप एंगल मिलेगा आपको, कोई भी उसका थीटा निकाल सकते हैं आप, राइट, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका यूज करके कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि अगर हम इस साइन की वैल्यू को प्लॉट करें, ठीक है, आपको एक रेंज दिया गया है 0 to 100, तो साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 2, साइन ऑफ 3, ऐसे ऑल द वे आप प्लॉट करोगे। उसी तरीके से कॉस के लिए भी आप प्लॉट करोगे तो एक वेव बनता है, ये पता है आपको?
साइन एंड कोसाइन वेव, मे भी आपने कहीं पे स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा। तो अभी हम क्या है वही देखते हैं। तो इनका क्या आता है, एक वेव बनता है, तो हम इसी वेव का यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग पोजिशनल एनकोडिंग वेक्टर। तो जस्ट पहले वेव को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। साइन एंड कॉस पता है ना सबको, अगेन हमने कोसाइन सिमिलरिटी भी देखा था, बट स्टिल Yes. ऑल राइट, ठीक है। तो इसकी वेव कैसे दिखती है पहले उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए numpy एंड यस मैटप्लॉटलिब से plt इंपोर्ट कर दिया। तो आपको एक एरे चाहिए, हम एक एरे ले रहे हैं np.arange। हम क्या करेंगे, 0 से लेके ठीक है 5 इंटू np.py एंड उसका जो ये होगा 0.1 की डिफरेंस से लेंगे, ठीक है। ये आपका एरे मिल गया। तो ये हमने क्या किया, 0 से लेके 5 इंटू पाई इस नंबर तक की रेंज में एक एरे निकाल रहे हैं, एंड इसका जो डिफरेंस है हर एक पॉइंट के बीच में इतना रहेगा। तो आपको ये जो मिलेगा हर एक पॉइंट का हम साइन वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू np.sin rr, मतलब ये जो एरे है आपका उसको हम साइन वैल्यू दे रहे हैं। तो 0 का साइन, देन 0.1 का साइन वैल्यू, 0.2 का साइन वैल्यू, इस तरीके से निकाल रहे हैं एंड इसको हम प्लॉट करेंगे। सो लेट्स सी कैसे प्लॉट होता है। तो ये वेव की तरह दिख रहा है क्या, अप डाउन हो रहा है, यस। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे इसकी वैल्यू क्या होते हैं, ऑलवेज इट विल बी फ्रॉम -1 टू +1। बहुत ही लार्ज वैल्यू है क्या, नो। तो इसका जो हमने देखा था, तो ये हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, जैसे क्या होता था, हमें ये चाहिए था वैल्यू ऑफ स्मॉल होनी चाहिए। तो ये स्मॉल है क्या, यस इट इज अ स्मॉल। बट हम इससे निकालेंगे कैसे, मतलब ये जो वेक्टर है वो निकालेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 का देख लेते हैं। 0 पे 0th इंडेक्स का अगर आपको ये निकालना है, ठीक है, 0 पोजीशन का, तो क्या है 0 पोजीशन पे ये 0 है। फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 0.25 है। यहाँ पे 1 से अगर लेंगे अराउंड 0.25 आएगा, राइट। सो ऐसे अगर यहाँ पे 0 एंड 2 के बीच में 1 ये होगा, तो अराउंड 0.25 आएगा। तो आपको एक वैल्यू मिल गई, ये जो वेक्टर बनाना था आपको P1 के लिए, तो P1 की 1 वैल्यू मिल गई क्या आपको, दैट इज 0.25। तो अगेन बाकी की वैल्यू भी निकालनी है आपको। ऐसे कितनी वैल्यू चाहिए आपको, इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, 512. 512, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं वेक्टर को मल्टीपल टाइम्स प्लॉट करेंगे, बट जस्ट क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हम। जैसे यहाँ पे हमने क्या निकाला था, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 इंटू पाई था, अभी हम इसको 6 इंटू पाई करेंगे। तो 6 इंटू पाई आ रहा है, तो क्या हो रहा है, अभी अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, 1 विल बी समवेयर हियर, ठीक है। तो 1 के लिए कुछ और छोटी वैल्यू आएगी क्या, अराउंड मे बी हम यहाँ पे जाकर लेते हैं, तो 0.10 समथिंग आएगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा और मे बी 0.20 कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू मिल गई आपको 0.20। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 512 वेव्स प्लॉट करेंगे एंड उसकी हर एक पोजीशन के लिए वैल्यू। तो ऐसे अगर 1 के लिए मिल रहा है, 2 के लिए यहाँ पे मिलेगा, 3 के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो हर एक पोजीशन के लिए आपको वैल्यू मिलने वाली है। समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ये जो साइन एंड यहाँ पे हमने जो साइन निकाला है उसके साथ साथ कोसाइन वेव वो भी प्लॉट करेंगे एंड उनकी जो वैल्यू आ रही है फॉर ईच पोजीशन वो हम लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट कैसे हो रहा है वो कंसिडर करेंगे। फॉर दैट दिस इमेज को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू नोटिस आपके पास P0 बनाना है। P0 मतलब क्या है, जो 0th पोजीशन है उसका वेक्टर। P1 मतलब फर्स्ट पोजीशन का वेक्टर। तो ये वेक्टर बने कैसे है, हमने फर्स्ट ये जो वेव है प्लॉट कर दी एंड क्या देखा, यहाँ पे उसका जो 0 है उसके ऊपर ये वैल्यू क्या है 0। तो हमने P0 की वैल्यू 0 ले ली। देन फर्स्ट वेव पे 1 का क्या है 0.8, तो यहाँ पे 0.8। 2 का क्या है मे बी अराउंड समथिंग 0.9, तो यहाँ पे 0.9 लिया।
एंड ये बाकी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वेव है उनसे ये लेंगे। तो ये समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसे कितनी वेव्स प्लॉट करनी पड़ेगी, एक वेव से एक वैल्यू मिल रही है तो 512 वेव्स। ठीक है, तो ये जो पोजिशनल वेक्टर बिल्ड हुआ है कैसे बिल्ड हुआ है समझ में आ रहा है क्या? एंड उसके लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे दिख रहा है, दीज आर द फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको ये जो इंडेक्स है, मतलब आपके पास वेक्टर रहेगा, एंड फॉर दैट वो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब ये आपका वेक्टर है, ठीक है, कोई भी पोजीशन का वेक्टर है, पी आई लेंगे हम, ठीक है, पोजीशन ऑफ आई। तो उसमें इंडेक्स क्या क्या होगा, पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, राइट। तो ये इंडेक्स ऑड एंड इवन है ना, कोई वैल्यू ऑड है कोई इवन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जहां पे ऑड है, ऑड इंडेक्स है, ऑड इंडेक्स, तो ऑड इंडेक्स के लिए हम यूज करेंगे कॉस वेव। मतलब जहां पे आपको फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ पोजीशन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस वेव का यूज करेंगे, एंड इवन के लिए साइन का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। ये जो पोजीशन का वेक्टर बिल्ड कर रहे थे हम, P1 P2 P3, ये कैसे बिल्ड कर रहे हैं, क्लियर है। इसमें किसी को डाउट? जस्ट आपको इतना बताना है, सिनोसाइडल फंक्शंस या फिर साइन एंड कोसाइन वेव का हम यूज कर रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग भुजिया भुजिया आलू भुजिया। पोजीशनल एनकोडिंग। यस, कुछ डाउट है? नो सर। ऑल राइट, ठीक है। तो ये पोजिशनल एनकोडिंग हमने देखा। तो अभी जस्ट अभी हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्मर है उसके कुछ लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस देख लेते हैं। एंड उसके साथ साथ हमने कहा था, अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मर किस लिए बिल्ड किया है, उसका यूज किस लिए किया है, ओनली फॉर कौन सी टास्क के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। बट हमने कहा था वो जो आर्किटेक्चर है सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए यूज नहीं होता। ऑलमोस्ट जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जो भी टाइप, जो भी एनएलपी का प्रॉब्लम है, उसके लिए आप इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैसे अडॉप्ट होगा वो भी हमें देखना है। तो पहले इसका जो भी एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है वो लिख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है? फर्स्ट एडवांटेज इज, ये जो आपका होल थिंग है पैरेलली हम प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ट्रेनिंग पैरेलली हो सकती है, वी कैन ट्रेन इट पैरेलली। मतलब अगर पैरेलली ट्रेन कर पा रहे तो क्या होगा, लॉन्गर टाइम तक और ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, एंड बहुत ज्यादा लार्ज डेटा के ऊपर भी हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेन इट पैरेलली। देन नेक्स्ट लिखेंगे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। जैसे प्रीवियसली क्या था, या आरएनएन या फिर बाकी सब में लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी कैप्चर नहीं हो पा रही थी, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से डिपेंडेंसीज कैप्चर होती है। डिपेंडेंसीज, ऑलराइट। देन जो आपका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। ये सिर्फ फ्यू वर्ड्स नहीं देख के सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने का ट्राई नहीं करता, कंप्लीट सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देन इट इज स्केलेबल। स्केलेबल मतलब इजीली हम उसको, बिकॉज इट कैन बी ट्रेन पैरेलली, इसको इजीली स्केल कर सकते हैं, लार्ज डेटा के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं। एंड इट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब
इसका यूज सिर्फ मशीन ट्रांसलेशन के लिए नहीं, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ टास्क के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ इसके एडवांटेजेस है? आई थिंक दैट्स इट। देन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस लिखते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे क्या लगता है इस आर्किटेक्चर को देख के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ऐसे बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जब भी आर्किटेक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो ट्रेनिंग के रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे या फिर कम लगेंगे? मोर लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। मोर लगेंगे, तो लिखते हैं मोर कॉम्प्यूटेशनल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस रिक्वायर्ड। ठीक है, देन उसके साथ साथ ट्रेनिंग के लिए मोर डेटा चाहिए, मोर डेटा रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग। एंड ये लेस इंटरप्रिटेबल है। लेस इंटरप्रिटेबल मतलब हमने एक्सप्लेनेबिलिटी देखा था, क्या होता है? यस, एक्सप्लेनेबिलिटी क्या होता है? जैसे कोई भी हम रिजल्ट अगर दे रहे हैं, वो रिजल्ट क्यों आया वो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए, राइट? तो हमने ट्विटर का एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेम्बर। अगर आपने ट्विटर में किसी बिकॉज ऑफ सम ट्वीट किसी यूजर को ब्लॉक करने के लिए एक मशीन लर्निंग का मॉडल डेवलप किया है, एंड वो मॉडल किसी पर्सन को ब्लॉक करने के लिए बोलता है, तो आपको आके पूछ सकता है कि मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक किया, तो आपको उसको रिस्पॉन्स देते आना चाहिए बिकॉज ऑफ यूर ट्वीट कंटेन दिस टाइप ऑफ वर्ड, राइट? तो अगर आपका मॉडल वो एक्सप्लेनेबल नहीं है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगा? आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में क्या है, ये एक्सप्लेनेबिलिटी नहीं है, वहां पे हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते क्योंकि मॉडल ने यही रिजल्ट क्यों दिया ऐसा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर है क्या सबको? ओके, देन नाउ वी विल सी वेरिएंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मतलब जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर बिल्ड किया है फॉर मशीन ट्रांसलेशन, ठीक है, इसको हमने इसको हमने मशीन ट्रांसलेशन के लिए बिल्ड किया है। अभी हमें सिर्फ इसको मशीन ट्रांसलेशन के लिए नहीं, ऑलमोस्ट एनएलपी के किसी भी टास्क के लिए कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, तो एनएलपी के जो टास्क होते हैं, इन्हीं फ्यू टास्क के नेम बता सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या? Parts of speech, name, entity recognition, ओके, एनईआर, ठीक है, यस एनईआर। देन Text generation. sentimental Text analysis, generation. या टेक्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं, ठीक है, जनरेशन लिखते हैं, जनरेशन। देन sentiment analysis, सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस। और कुछ है? POS, पीओएस, ओके, एनईआर की तरह ही है तो एनईआर में ही लिखते हैं। और text summarization, समराइजेशन, ट्रांसलेशन भी लिख लेते हैं। ठीक है, इतने ही टास्क लिखेंगे, बाकी के भी बहुत सारे टास्क है बट ऑलमोस्ट इसी टाइप के टास्क है। ऑल राइट, तो आपको जस्ट अभी दो चीजें चाहिए। ठीक है, अगर आपको एनईआर करना है, एनईआर मतलब नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, आपको सेंटेंस दिया जाएगा एंड उसमें उसकी एंटिटी क्या है, वो पर्सन है, कंपनी है, ये बताना है। तो उसके लिए आपको जनरेशन करना चाहिए। क्या जनरेशन मतलब? आपको कुछ जनरेट करने की जरूरत है क्या, कुछ लैंग्वेज, ठीक है, वो देखेंगे। एंड या फिर जस्ट अगर आपने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया, उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक टास्क को हम उसके लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जनरेशन की जरूरत है, या फिर दोनों की जरूरत है, इसके अकॉर्डिंगली टास्क को डिवाइड करेंगे। तो एनईआर के लिए क्या चाहिए? अगर किसी को लैंग्वेज अंडरस्टैंड होती है तो वो एनईआर कर सकता है क्या? yes, because there is no generation.
यस, तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज जनरेशन की जरूरत नहीं, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से कर लेंगे. सेंटिमेंट एनालिसिस, Only understanding is sufficient. ओनली अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. देन जनरेशन, We need understanding as well as the generation. तो हम जनरेशन लिखते हैं क्योंकि आपको जस्ट जनरेशन मतलब क्या एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे उसको लिखते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन. ठीक है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए सिर्फ जनरेशन चाहिए आपको. देन समराइजेशन के लिए, Yeah, we need यस, Both understanding and generation. अंडरस्टैंडिंग प्लस जनरेशन. ठीक है. ट्रांसलेशन, only understanding. बट टारगेट लैंग्वेज बहुत बोथ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग प्लस जनरेशन दोनों चाहिए. ठीक है, तो ये हमने हर एक टास्क को अंडरस्टैंडिंग, इवन दूसरे भी अगर आप कोई टास्क लेते हैं तो उनको हम इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. उसके लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सिर्फ जनरेशन चाहिए, या फिर अंडरस्टैंडिंग प्लस जनरेशन चाहिए. ठीक है, तो अगर आप इन ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर को देखते हैं, उसमें मेनली 2 पार्ट्स थे. कौन से? फर्स्ट वन इज अ एनकोडर, सेकंड वन इज अ डिकोडर. तो क्या कर रहे हैं एनकोडर एंड डिकोडर? एनकोडर का क्या रोल है? Encoder is understanding and maybe decoder is for generation. मतलब ये इनपुट को अंडरस्टैंड कर रहा है, राइट? हम ऐसे बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग. एंड डिकोडर क्या कर रहा है? जनरेटिंग आउटपुट. ये करेक्ट है क्या? Yes. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जहां पे आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं है, अगर ओनली एनकोडर का पार्ट यूज करेंगे तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबल है, एंड अंडरस्टैंडिंग से सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. तो जो भी प्रॉब्लम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होते हैं, उनके लिए ट्रांसफॉर्मर का सिर्फ एनकोडर वाला पार्ट हम यूज करेंगे. एंड ऐसे जो मॉडल होते हैं जिनमें सिर्फ एनकोडर का पार्ट यूज हो रहा है, उन मॉडल्स को हम बोलेंगे एनकोडर ओनली मॉडल्स. एनकोडर ओनली. वाई एनकोडर ओनली? क्योंकि उनमें सिर्फ एनकोडर है. ऐसे भी मॉडल होंगे जिनमें सिर्फ जनरेशन करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? Decoder. डिकोडर. एंड उन मॉडल को हम बोलेंगे डिकोडर ओनली मॉडल. डिकोडर ओनली. एंड जहां पे दोनों चाहिए, अंडरस्टैंडिंग प्लस जनरेशन, उनको हम बोलेंगे एनकोडर डिकोडर. ठीक है. एंड आजकल मतलब आप जितने भी मॉडल्स, प्री ट्रेन मॉडल्स वगैरह यूज करेंगे, उनको हम इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एनकोडर ओनली का बेस्ट एग्जांपल है बर्ट मॉडल. तो बर्ट क्या है? एनकोडर ओनली मॉडल. ठीक है, तो आप इनमें से कौन से टास्क के लिए बर्ट का यूज करोगे? Sentiment analysis, And NER. entity recognition. यार सेंटिमेंट एनालिसिस. बट समराइजेशन, ट्रांसलेशन के लिए बर्ट का यूज हो सकता है क्या? No. It is a bidirectional model. Yes. यस. It is helpful to understanding the context of the meaning. यस, बट बाई डायरेक्शनल है, बट वो समराइजेशन करने के लिए यूज हो सकता है. No, no. नो, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो जनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं. तो अंडरस्टैंड तो कर लेगा, बट जनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाले टास्क के लिए यूज करेंगे. सो डिकोडर ओनली मॉडल, इसका फेमस एग्जांपल है जीपीटी. एंड जितने भी मॉडर्न एलएलएम्स हैं, जेमिनी, क्लॉड वगैरह, सारे के सारे डिकोडर ओनली है. तो जहां पे आपको जनरेशन चाहिए, जैसे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन या फिर जनरेशन, वहां पे हम डिकोडर ओनली मॉडल यूज करेंगे. एंड जहां पे समराइजेशन, ट्रांसलेशन वाले टास्क है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एनकोडर प्लस डिकोडर दोनों यूज करेंगे. इसका फेमस एग्जांपल है T5. ठीक है, तो मे बी इसको देखने के बाद आपको एक क्वेश्चन आ सकता है. हमने डिकोडर ओनली में जीपीटी डाला है. डिकोडर ओनली मतलब क्या है? वो आपको Generation. जनरेशन करने में हेल्प कर रहा है. तो अगर जीपीटी, जैसे चार जीपीटी के जो भी मॉडल है, सारे डिकोडर ओनली मॉडल है. तो चार जीपीटी को अगर मैंने एक लॉन्ग कुछ पैराग्राफ दिया एंड बोला समराइज दिस या फिर ट्रांसलेट दिस, ये कर पाएगा?
Yes. Yes, maybe it is pre-trained, so it can. यस कर पाएगा, या फिर मैंने उसको एक रिव्यू दिया, बोला व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑफ दिस रिव्यू, दे पाएगा? Yes. यस। तो क्या हो रहा है, डिकोडर ओनली से हम सारे टास्क कर पाते हैं। वो क्यों कर पाएंगे? इफ यू लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ डिकोडर ओनली, सो डिकोडर ओनली में क्या हो रहा है, डिकोडर ओनली में क्या हो रहा है, जस्ट मिनट, मैं वो ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर शेयर करता हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे हो रही है, मल्टी हेड अटेंशन में, राइट। एंड अगर आप डिकोडर को देखेंगे तो वहां पे मास्क है क्या, मास्क मल्टी हेड अटेंशन। मास्क मल्टी हेड अटेंशन क्या कर रहा है, जो भी आपके पास्ट ये है, मतलब जनरेशन करने से पहले यहाँ पे वो जनरेशन क्या कर रहा है, नेक्स्ट वर्ड, राइट। तो जनरेशन के पहले का जो भी आउटपुट है, ये मास्क और मल्टी हेड अटेंशन में अंडरस्टैंड हो पाएगा क्या? यस। मतलब जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, हमने कंसिडर एक बड़ा पैराग्राफ दिया, बोला समराइज दिस या फिर ट्रांसलेट दिस या फिर इस रिव्यू का सेंटिमेंट दो, तो ये अंडरस्टैंडिंग भी इस मल्टी हेड में हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन डिकोडर ओनली मॉडल से हम ऑलमोस्ट सारे टास्क कर पाते हैं, एंड इसीलिए डिकोडर ओनली मॉडल इतने पॉपुलर हो रहे हैं। आप अभी जितने भी मोस्ट पॉपुलर एलएम देखते हैं, सारे के सारे डिकोडर ओनली है, क्योंकि उसमें इस स्मॉलर कंपोनेंट की वजह से अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ शॉर्ट मैक्स वगैरह हमने लगाया है तो जनरेशन भी होगा। तो ये ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग भी करता है, जो आपने इनपुट दिया है, राइट, एज अ इनपुट जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे मास्क मल्टी हेड अटेंशन में। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आपको क्या करना है, आपने पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपको ये आउटपुट में क्या देता है, चैट जीपीटी न्यू दिल्ली बताएगा, Yes. राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये जो आपका इनपुट है, ये इनपुट की अंडरस्टैंडिंग होगी क्या? इसको अभी क्या करना है, इसके नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है। तो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने से पहले ये जो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट है, इसको अंडरस्टैंड कर लेगा ये मास मल्टी अटेंशन में, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको आउटपुट में न्यू दिल्ली जनरेट करना है। तो यहां तक जब आपको न्यू दिल्ली जनरेशन से पहले, सो इसको हम टाइम स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। टाइम स्टेप 1 व्हाट, 2 इज, 3 कैपिटल, 4 ऑफ, 5 इंडिया, 6 न्यू, 7 दिल्ली, ठीक है। तो जब हमें ये 6 एंड 7 प्रिडिक्ट करना है, टाइम स्टेप इक्वल टू 5 एट 5, तो आप ये प्रीवियस सारा इनपुट अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या? जस्ट हम फ्यूचर का यूज नहीं कर रहे मास मल्टी अटेंशन में, राइट। समझ में आ रहा है ना? तो क्या होता है, जो भी हम इनपुट देते हैं, जो भी हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उस प्रॉम्प्ट का अंडरस्टैंडिंग होगा। इसीलिए जितने भी पॉपुलर मॉडल्स है, और मॉडल्स आर डिकोडर ओनली मॉडल्स, ठीक है। ये क्लियर है? ऑल राइट, देन अभी हम क्या करेंगे, हर एक टाइप के मॉडल, जैसे उतना एनकोडर डिकोडर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनकोडर एंड जो ये एनकोडर ओनली एंड डिकोडर ओनली मॉडल है, सो एनकोडर ओनली में बर्ड, देन उसके बाद डिकोडर ओनली में जीपीटी, ये मॉडल्स क्या होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे है, ये ऑल थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड। बट बिफोर दैट जो आपका मल्टी हेड अटेंशन है, राइट, उसके कुछ टाइप होते हैं, सो हम एवरी टाइम मल्टी हेड अटेंशन यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ उसके कुछ डिफरेंट वेरिएंट्स है, ग्रुप क्वेरी अटेंशन, मल्टी क्वेरी अटेंशन, उनका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे यूज होता है, उनका क्या वर्किंग है, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी टुमारो। बट ये जो हमने देखा अभी तक, क्या देखा, पोजिशनल एनकोडिंग क्या होती है, वो कैसे बिल्ड करेंगे, एंड देन वी सॉ दिस वन, किस तरीके से जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उनमें ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या ये?
जस्ट इतना ठीक है। तो टुमारो पहले हम जो अटेंशन मैकेनिज्म है, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म है, पहले वो देखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल सी हगिंग फेस लाइब्रेरी, क्योंकि हगिंग फेस का इकोसिस्टम बहुत ही वास्ट है, ठीक है। तो उसमें हगिंग फेस का इकोसिस्टम क्या है, देन प्री ट्रेन मॉडल उसमें कैसे होते हैं, उनका यूज कैसे करना है, ऑल दिस थिंग्स वी विल स्टार्ट सीइंग। एंड उसमें अभी आपको कोडिंग की प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि हम सब कुछ कोड करके देखेंगे, ठीक है। एंड टुमारो अगेन आई विल आस्क ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, तो उसके ऊपर क्वेश्चन के आंसर्स आपको करते आने चाहिए, ठीक है। टुमारो अगेन आई विल फर्स्ट हम ट्रांसफॉर्मर के ऊपर 10-15 मिनट्स तक डिस्कशन करेंगे। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, उसके आंसर्स आपको देने हैं, चलेगा? यस अभिषेक। So now I am working on one of the agentic AI project. Okay. Mhm. So in that I am writing a prompt in the MCS, Microsoft Copilot Studio. So actually, but the output is not expectable. So it's giving some different thing. So how can we write a prompt in a in an effective way so it would be very helpful? So what are the parameters we need to write in any kind of prompt? यस, सो उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स वगैरह है, जो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आगे देखने वाले हैं। प्रॉम्प्ट को डिजाइन कैसे करना है, या फिर उसमें चेन ऑफ थॉट वगैरह प्रॉम्प्टिंग होती है, उन मेथड्स का यूज करना पड़ेगा आपको। या फिर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉम्प्ट के, जैसे रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, या फिर कुछ एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे जिनको हम शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं, वन शॉट, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। उन सारे टेक्निक्स का आपको यूज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट हमारा वो होने ही वाला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बट स्टिल आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कीजिए प्रॉम्प्ट टेक्निक, या फिर हाउ टू डिजाइन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स वगैरह। एंड अगर आपको जो भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे एक्सपेरिमेंट कर लेना, अगेन वो क्लास में तो कवर होगा ही आगे। So actually, we don't share any type of information to any OpenAI system because it's a ओपन एआई में आपको कुछ नहीं देना है, ओपन एआई में आपको नहीं देना है। पहले आपको सर्च करना है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, एंड जो प्रॉम्प्ट के टेक्निक्स वगैरह आपको मिलेगी इंटरनेट पे, उसका को पायलट में यूज करना है। ठीक है, यस, लैंग स्मिथ कवर होगा। सर ये पोजिशनल हेलो सॉरी, यस। पोजिशनल इनकोडिंग में जो दो टेक्निक आपने बताई, ठीक है, जो लर्निंग पोजिशनल इनकोडिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड साइनोसॉइडल इनकोडिंग, राइट। तो मतलब ये ट्रेनिंग के टाइम पे वही यूज होता है क्या, या फिर साइनोसॉइडली दोनों टाइम पे यूज हो सकता है? दोनों टाइम पे अगर लर्निंग हो रहा है तो लर्निंग ही यूज होगा, साइनोसॉइडल हो रहा है तो दोनों टाइम पे एक ही होगा। तो दोनों में से एक होता है, ट्रेनिंग में भी टेस्टिंग में भी। तो आपको ट्रेनिंग से पहले हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट जो भी मॉडल ट्रेन कर रहा है वो डिफाइन कर सकता है। ओके। ऑलराइट। सर इसमें मेथड्स टू क्रिएट पोजिशनल एनकोडिंग में जो सेकंड पॉइंट है, इफ वी गेट सीक्वेंस लॉन्गर देन द ट्रेनिंग लेंथ, दैट मींस पोजिशनल वेक्टर का डायमेंशन और इनपुट लेंथ का डायमेंशन ये दोनों डिफरेंट रहा, यही होता है इसका मतलब? नो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। मतलब लर्निंग मतलब क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन के लिए एक वेक्टर हम लर्न करके रखेंगे, ठीक है, सेकंड के लिए लर्न करके रखेंगे। ऐसे आपने 100 तक लर्न करके रखा, तो आपने 101 के लिए लर्न किया है क्या कि वेक्टर क्या होगा? नो। बट अगर आपको एक सीक्वेंस आता है जिसमें 101 इनपुट है टोकन से, तो उस 101 को आप कुछ पोजिशनल आपके पास वेक्टर है ऐड करने के लिए? नो। यस। ओके सर। तो सर ये वही हुआ ना कि मतलब इनपुट का सीक्वेंस, और जो मतलब ट्रेनिंग, सपोज एक सेंटेंस है जैसे कि ऊपर लिखा है मेथड्स टू क्रिएट पोजिशनल इनकोडिंग, ये अपना इनपुट हुआ, तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 का वेक्टर आएगा, मतलब 5 वर्ड्स के 5 वेक्टर्स आएंगे। राइट। तो अभी आप बोल रहे हो कि सपोज एक नया सेंटेंस आया कि जिसमें 6 वर्ड्स है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम करेगा। करेक्ट। ओके। तो ये तो उसने करना चाहिए ना, क्योंकि ये तो यही तो उसका काम है, मतलब नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना। नो, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के टाइम पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, पोजिशनल एनकोडिंग के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, पोजिशनल, हाँ,
हमने जो P1 P2 लर्न कर रहे हैं उस टाइम पे। Yes, yes, got it. ऑल राइट, ओके देन। सो या असाइनमेंट अपलोड कर देता हूँ। तो टुमारो जो अटेंशन, एडवांस अटेंशन टाइप्स है, राइट, MQA, GQA, स्लाइडिंग विंडो अटेंशन वगैरह, ये हम पहले देखेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल सी हगिंग फेस, ठीक है। एंड उसमें अभी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपका कोडिंग का एक्चुअल पार्ट स्टार्ट होगा, इसीलिए आपको आपके मॉक ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल लेवल पे कोडिंग की प्रैक्टिस करनी ही है। सेम कोड या फिर सेम जो चीजें हम लाइब्रेरीज वगैरह यूज करेंगे आपको आपकी कंपनी में भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। ऑल राइट, ओके देन we will stop here. Thank you everyone. Bye. Good night. Good night, sir. Mm.